जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, डीआरडीओ ने अब भारत का पहला फोटोनिक रडार तैयार कर लिया है। अब इसके जल्द ही ट्रायल्स होने वाले हैं और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यहाँ पर मैं अगर फोटोनिक रडार्स की बात करूं तो ये ट्रेडिशनल रडार जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स पर काम करते हैं, जबकि फोटोनिक रडार में फोटोन्स का इस्तेमाल किया जाता है कि रडार ज्यादा सटीक होते हैं, स्टेल्थ विमानों को पकड़ सकते हैं, जैमर और इलेक्ट्रॉनिक हमलों से बचने में सक्षम होते हैं, बहुत तेजी से डेटा प्रोसेस कर सकते हैं। और ये रडार दोस्तों क्यों इंपॉर्टेंट होगा? जैसे कि मैंने बताया कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस एयरक्राफ्ट्स को ट्रैक कर सकता है, ज्यादा दूरी तक की क्लियर इमेज देता है, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी काफी असरदार होता है और इवन ये भारत को एडवांस रडार टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर भी बनाता है। मतलब साफ है कि डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया जा रहा ये फोटोनिक रडार भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगा। ये न केवल भारतीय सेना को तकनीकी बढ़त देगा, बल्कि ये भारत को दुनिया की चुनिंदा देशों की कतार में खड़ा करेगा जो ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। दोस्तों, भारत अब अपने एयर डिफेंस तैयारियों को काफी तेजी से बढ़ा रहा है, जिसमें कि 7 स्क्वाड्रन प्रोजेक्ट कुशा की होंगी, 5 स्क्वाड्रन S-400 की और हो सकता है कि S-500 की 2 स्क्वाड्रन होंगी। मतलब साफ है कि इसके जरिए भारत की जो हवाई सीमाएं हैं वो लोहे की दीवार जैसी हो जाएंगी। फिर पाकिस्तान हो या चाइना, इनका कोई भी फाइटर जेट और मिसाइल हो वो भारतीय क्षेत्र को पार नहीं कर पाएगा। और इसका सबसे बड़ा फायदा दोस्तों एक और होगा कि पाकिस्तान को अपनी एयरफोर्स को ईरान बॉर्डर तक सीमित करना पड़ेगा, यानी कि भारत के बॉर्डर की ओर झांकना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। और इस तरीके की एयर डिफेंस तैयारियों से पाकिस्तान की एयरफोर्स पर बड़ा प्रेशर पड़ेगा और आने वाले वक्त में पाकिस्तानी एयरफोर्स की उड़ानें सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए होंगी, हमला तो करना दूर की बात रहेगी इनके लिए। दोस्तों, भारतीय वायुसेना के तेजस फाइटर जेट की जो सीरीज है उसमें एक नया और घातक हथियार अस्त्र मार्क 2 मिसाइल लगने वाली है, क्योंकि ये मिसाइल दोस्तों कोई साधारण मिसाइल नहीं है, बल्कि भारत की खुद की तैयार की गई स्वदेशी तकनीक है। आपको मैं बता दूं कि डीआरडीओ पहले ही अस्त्र मार्क 1 मिसाइल को बनाकर इंडियन एयरफोर्स के Su-30 MKI और तेजस मार्क 1 में तैनात कर चुका है। इनकी रेंज 80 से 110 किलोमीटर, लेकिन अब इससे भी ज्यादा ताकतवर मिसाइल अस्त्र मार्क 2 जिसकी रेंज 140 से 160 किलोमीटर है, उसे अब इन फाइटर जेट्स में डिप्लॉय किया जाएगा। और अस्त्र मार्क 2 डुअल पल्स रॉकेट मोटर के साथ आती है, यानी कि ज्यादा दूरी और आखिरी वक्त में भी दुश्मन को निशाना बनाने में मदद करती है। इसका आईसा रडार सीकर इसे इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग वाले जंगी क्षेत्र में भी अचूक बनाता है। और इवन ये सस्ती और घातक मिसाइल होगी। अगर मैं कंपेयर करूं यूरोपीय MBDA मिट्योर मिसाइल से जो लगभग 25 करोड़ रुपए की एक मिसाइल आती है, ऐसे में अस्त्र मार्क 2 केवल 7 से 8 करोड़ रुपए में बन रही है, और वो भी भारत में ही। मतलब साफ है कि इससे हमारा पैसा भी बचेगा, हमारी क्षमता भी डबल हो जाएगी। और तेजस फाइटर जेट में अस्त्र मार्क 2 का लगने का मतलब आप समझिए कि भारतीय वायुसेना की ताकत काफी बढ़ जाएगी। और इस मिसाइल का सीधा मुकाबला चाइना की PL-15 और पाकिस्तान की JF-17 ब्लॉक 3 जैसे फाइटर जेट्स के साथ होगा। वहीं दोस्तों, रशियन R-37 मिसाइल को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। ये एक पावरफुल हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जिसे भारतीय वायुसेना अपने Su-30 MKI और MiG-29 में लगाने का विचार कर रही है। कुछ खबरें आई हैं कि वेम्पियल डिजाइन ब्यूरो के द्वारा विकसित की गई ये जो मिसाइल है, रशिया इस मिसाइल को अब भारत में मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत बनाने का ऑफर दे रहा है। मतलब भारत के प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां भी इसे तैयार कर सकती हैं। 300 किलोमीटर से अधिक की इसकी मारक क्षमता है, मैक 6 से अधिक की हाइपरसोनिक स्पीड है, एक्टिव रडार होमिंग सिस्टम इसमें लगा है जो कि इसे टारगेट पर सटीक निशाना लगाने में सक्षम बनाता है। इवन दोस्तों, अवाक्स बॉम्बर्स और दुश्मन के फाइटर जेट्स को यह खत्म कर सकती है। Su-30 MKI और MiG-29 में इस मिसाइल के शामिल हो जाने के बाद इंडियन एयरफोर्स की लंबी दूरी की हवाई लड़ाई क्षमता में मजबूती आएगी। और इवन दोस्तों, जब तक भारत की स्वदेशी अस्त्र मार्क 3 जिसे गांडीव कहा जाता है वो तैयार नहीं हो जाती, तब तक के लिए भारत के पास बहुत ही बेहतर ऑप्शन होगा। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, यहाँ पर मेक इन इंडिया के तहत लोकल प्रोडक्शन अगर हो रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, जिससे कि लागत भी कम होगी भारत को। इवन इसका रशिया टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करेगा, प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां भी इसके प्रोडक्शन को बढ़ाएंगी। हालांकि यहाँ पर दोस्तों काफी चैलेंजेस भी आएंगे, क्योंकि Su-30 MKI और MiG-29 के सिस्टम में बदलाव करने की जरूरत पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप भारत पर कार्डसा के तहत प्रतिबंध लगाने की बात कर सकते हैं। और इवन यहाँ पर एक चीज और है, जो है अस्त्र मार्क 3 जैसी स्वदेशी मिसाइल पर निर्भरता भारत कम कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी जब इस हाइपरसोनिक स्पीड वाली आपके पास मिसाइल है तो फिर अस्त्र मार्क 3 की जरूरत क्या है। मतलब ये एक तरीके से साइड बाय साइड बात हो सकती है। लेकिन दोस्तों, फिर भी अगर R-37 मिसाइल को भारत अपनी फ्लीट में शामिल करता है तो इंडियन एयरफोर्स की एयर पावर काफी बढ़ जाएगी। साथ ही मेक इन इंडिया के तहत लोकल प्रोडक्शन भारत में होता है, तो ऑब्वियस सी बात है भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी को यहाँ पर एक बड़ा एक्सपीरियंस भी मिलेगा। वहीं दोस्तों, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड पर अब स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट लगाया जा रहा है, और ये एडवांस सिस्टम डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। और अब ये विदेशी सिस्टम जैसे कि साप का IDA सिस्टम है उसकी जगह लेगा। डीआरडीओ का ये जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है दोस्तों, ये सिस्टम हेलीकॉप्टर को दुश्मन के रडार, मिसाइल्स और लेजर गाइडेड हथियारों से बचाने में मदद करता है। इसमें रडार वार्निंग रिसीवर है, यानी कि दुश्मन के रडार का पता लगा सकता है। मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम है, यानी कि आने वाली मिसाइल की पहचान कर सकता है। लेजर वार्निंग रिसीवर है,
मतलब लेजर बेस्ड हमलों की जानकारी देता है। चैफ एंड फ्लेयर डिस्पेंसर्स हैं जिसका इस्तेमाल मिसाइल को भ्रमित करने के लिए किया जाता है। आपको मैं बता दूं, इससे पहले एएलएच ध्रुव हेलीकॉप्टर में भी सांप का आईडीए सिस्टम लगा हुआ है जो कि 2005 से सेना और एयरफोर्स के पास है। ये काफ़ी महंगा है। सप्लाई में विदेशी निर्भरता हमारी इस पर बनी हुई थी। भारत की ज़रूरतों के हिसाब से इसे कस्टमाइज करना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन डीआरडीओ का स्वदेशी सिस्टम जो भारत में बना है कम लागत में उपलब्ध है। ज़रूरत के मुताबिक आप इसे अपग्रेड कर सकते हैं। यानी कि एलसीएच प्रचंड में डीआरडीओ का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट लगना एक बड़ा स्टेप माना जा सकता है। इससे न सिर्फ हेलीकॉप्टर की सुरक्षा बढ़ेगी बल्कि भारत की डिफेंस सिस्टम में आत्मनिर्भरता भी मजबूत होगी। दोस्तों, भारत और फ्रांस की दोस्ती आप एक अलग लेवल पर आप समझिए। हम फ्रांस को रशिया के बाद दूसरा अपना भरोसेमंद पार्टनर मानते हैं, लेकिन अब फ्रांस की तरफ से अब उसके जो सुर है ना वो बदलते हुए दिख रहे हैं। इवन दोस्तों, अब तो चीजें हाई लेवल पर पहुंच गई हैं। जैसे कि आप सबको मालूम भी है कि भारतीय नौसेना 26 राफेल मरीन फाइटर जेट इनसे खरीदेगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर भारत ने कहा था कि भाई इन फाइटर जेट्स में डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया जो उत्तम आईएसआरआर है उसे लगाया जाए। लेकिन फ्रांस की डासो एविएशन ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। मतलब साफ है कि अब मजबूरन भारतीय नौसेना को थेल्स का RBE-2 आईएसआरआर ही अपनाना पड़ेगा। यहाँ पर इंडियन नेवी की भी ये काफी डिमांड थी कि जो हमारा उत्तम आईएसआरआर है ये गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, जो कि पुराने गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड रडार से ज्यादा पावरफुल है, सटीक है और जैमिंग रेजिस्टेंट होता है। इसमें 912 ट्रांसमिट ऑब्लिक रिसीव मॉड्यूल्स हैं जो कि इसे थेल्स के RBE-2 से बेहतर बनाते हैं। इवन ये भारत का स्वदेशी रडार भारतीय हथियारों जैसे कि नैस MMR, अस्त्र मार्क 2 और अस्त्र मार्क 3 के साथ बेहतर तरीके से काम कर सकता है। यहाँ पर फ्रांसीसी कंपनी डासो इस सब का विरोध क्यों कर रही है? सबसे पहली बात तो डासो का कहना है कि भैया उत्तम आईएसआरआर लगने से राफेल के मिशन कंप्यूटर में बदलाव करना पड़ेगा, यानी चेंजेस करने पड़ेंगे, जिसमें करीबन 3 साल का समय लगेगा और कई टेस्टिंग होगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रडार बदलने से पूरे एयरक्राफ्ट को फिर से टेस्ट करना होगा, जिससे डील की लागत और टाइम दोनों बढ़ जाएंगे। इवन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि थेल्स और डासो अपने सिस्टम की टेक्नोलॉजिकल जो जानकारी है वो साझा करने से डर रहे हैं, जिससे कि बाद में जो दूसरे उनके ऑपरेटर्स हैं वो भी इस बदलाव के लिए डिमांड कर सकते हैं, जिससे कि फ्रांस को नुकसान होगा। डासो का इवन ये भी कहना है कि RBE-2 रडार पहले से ही 200 किलोमीटर रेंज और मिट्योर जैसी एडवांस मिसाइलों के साथ काम करता है, जो कि कई युद्ध अभियानों में टेस्ट भी हो चुका है। इसीलिए इसे ही इस्तेमाल करना ज्यादा सुरक्षित है। मतलब हमें डिपेंडेंसी देखो किस लेवल पर पहुंचती है। जो वो ये सब चीजें गिना रहा है वो मानना पड़ेगा। यहाँ पर भले ही डासो एविएशन के सारे पॉइंट्स ठीक भी हो सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से भी नहीं। इवन भारतीय नौसेना चाहती थी कि राफेल M में वही रडार लगे जो भविष्य में आने वाले तेजस मार्क 2, इवन MiG-29 के अपग्रेड और TED-BF पर लगने वाले हैं, क्योंकि इससे भारतीय नौसेना के लिए मेंटेनेंस, ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक काफी आसान हो जाता और स्वदेशी हथियारों को उत्तम रडार के साथ सीधी तरीके से जोड़ा जा सकता है। लेकिन थेल्स RBE-2 में ऐसा करने के लिए डासो की परमिशन लेनी पड़ेगी, जिसमें पैसे भी खर्च होंगे। ये एक बड़ा झटका है दोस्तों भारत के स्वदेशी उत्तम आईएसआरआर के लिए। इसीलिए यहाँ पर सारा का सारा पलड़ा जो है वो डासो के पक्ष में जाता है। लेकिन अगर दोस्तों हमारा TED-BF प्रोग्राम तैयार होता है, टाइम से पहले बनता है, उसमें हम अपनी स्वदेशी रडार को लगा सकते हैं। फिर हमें किसी की आनाकानी या फिर किसी की ये जो तकनीकी बाधाएं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें इन्होंने बताई हैं, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन भी करी है, वो सब यहाँ पर मेंशन करने की हमें किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा। यानी कि खुद के एयरक्राफ्ट पर खुद का रडार लगाने से भारत को फिर कोई रोक नहीं पाएगा। इसके अलावा दोस्तों एक और बड़ा झटका लगा है हमारे आत्मनिर्भर डिफेंस मिशन को। दरअसल HAL ने अब ये बात तय कर ली है कि वो तेजस मार्क 1A के सभी 73 फाइटर जेट्स में अब इजराइल की कंपनी एल्टा सिस्टम के द्वारा बनाया गया रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगाएगा। इससे पहले भारत की ये योजना थी कि DRDO के द्वारा डेवलप किया गया उत्तम आईएसआरआर और स्वयं रक्षा कवच इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट को लगाया जाए, लेकिन अब इसे टाल दिया गया है। इस बारे में दोस्तों इंडिया टुडे में एक रिपोर्ट आई है सामने, जो बताती है कि DRDO के उत्तम रडार और स्वयं रक्षा कवच सिस्टम को इंडियन एयरफोर्स के सख्त टेस्ट और सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड पर खरा उतरने में देरी हो रही है। HAL को तेजस मार्क 1A की डिलीवरी भी टाइम पर करनी है। इसी कारण HAL ने अब इजरायली कंपनी एल्टा को लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर दिया है। इससे दोस्तों डेफिनेटली हमारे आत्मनिर्भर भारत वाले मिशन पर एक बड़ा असर पड़ा हुआ है। पहले ये कहा गया था कि 73 में से 41वें एयरक्राफ्ट से आगे सभी तेजस मार्क 1A फाइटर जेट में स्वदेशी सिस्टम लगाए जाएंगे, लेकिन अब सारे 73 एयरक्राफ्ट में इजरायली सिस्टम लगाए जाएंगे और ये हमें एक बहुत बड़ा झटका देता है। हालांकि इस फैसले से भारत को दो बातें समझनी जरूरी हैं। पहला, ऑपरेशनल रेडीनेस और समय पर डिलीवरी जरूरी करना, खास करके तब जब इंडियन एयरफोर्स पुराने एयरक्राफ्टों से जूझ रही है। दूसरा, स्वदेशी टेक्नोलॉजी को टाइम पर तैयार करना और सर्टिफाई करना जरूरी है, वरना ऐसे फैसले बार बार हमें दोहराने पड़ सकते हैं। भविष्य में उम्मीद कर सकते हैं कि DRDO के उत्तम आईएसआरआर और स्वयं रक्षा कवच इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को
अपग्रेड करके तेजस मार्क 1A, मार्क 2 और अन्य भारतीय प्लेटफॉर्म्स में शामिल किया जा सके। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। तो ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।